हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल ग्लोबल किंगडम के अंदर स्वागत है। इसके पहले हमने दो वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो थी कि विच कंट्रीज़, आप कौन सी कंट्री चूज़ करोगे, कि उसके अंदर हमने यूके कंट्री चूज़ की थी। उसके बाद की जो दूसरी वीडियो थी हमारी कि हम कैसे और कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए थी। तो आज मैं ये तीसरी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये भी स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो हम आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विच डॉक्यूमेंट्स यू नीड फॉर वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा प्रोसेस के दरमियान आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि आगे की दो प्रोसेस बहुत इजी है और हो जाती है, पर थर्ड प्रोसेस के अंदर अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपने मिस कर दिया तो आपका वीज़ा रिजेक्शन आ सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने कुछ मिस कर दिया इस वीडियो के अंदर तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होना एक अहम बात बन जाती है। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें, यार जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को ये फॉरवर्ड करें। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा विच डॉक्यूमेंट्स यू नीड फॉर वीज़ा प्रोसेस। तो मेरा टॉपिक चालू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम यतीन है और मैं यूके के अंदर रहता हूँ और मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत छोटी सी, अच्छी सी और क्यूट सी इन्फॉर्मेशन देना पसंद करता हूँ। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आज का प्रोसेस जो टॉपिक है वो स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो वीज़ा प्रोसेस चालू करने से पहले हमको कुछ पॉइंट्स देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फंड्स 28 डेज़ ओल्ड हो गया है या नहीं है। हमारे पास एजुकेशन लोन ली है, तो हमने एजुकेशन लोन के अंदर हमारा सैंक्शन लेटर एक्सपायर तो नहीं हो रहा है। एक्सपायर नहीं हो रहा है तो अच्छा है। हमको उसी दौरान हमको करना है, मेडिकल हो गया है हमारा कि नहीं हो गया है, वो सब ध्यान में रखते हुए सबसे पहले पॉइंट आता है कि हमको वीएफएस के अंदर जाके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वीएफएस में आप डायरेक्ट आप जा नहीं सकते हो, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप खुद भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या फिर आपने जहाँ से फाइल लगवाई है वहाँ के कंसल्टेंट को भी आप बोल सकते हो कि मुझे अपॉइंटमेंट वीएफएस में चाहिए। तो आपको वीएफएस के अंदर अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपको आपके खुद पूरा सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ज़रूरी है। उसके साथ आपको इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड भी लेके जाना ज़रूरी है क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट लेते समय ही आपको आईएचएस की फ़ीस और वीज़ा प्रोसेस की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको इंडियन एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड या कुछ भी से नहीं चलेगा। इसके लिए आपको इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर ये आप भूल ना करें, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वहीं पे लेके जाइए। सबसे पहले आप कंसल्टेंट के पास जाओगे या फिर खुद फॉर्म फिलअप करोगे, तो उसमें से सबसे पहले आपको आईएचएस इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। आपका कोर्स 1 साल का रहेगा तो 80,000 के करीब रहेगा इंडियन करेंसी के हिसाब से, और अगर आपका कोर्स 2 साल का रहेगा तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के करीब रहता है आपका। आईएचएस आपने पे कर दिया। आईएचएस पे करने के बाद तुरंत ही आपके मेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका आईएचएस हमको मिल गया है, और उसका जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। उसके बाद ही आपको आईएचएस मिलने के बाद आपको वीज़ा की जो फ़ीस पे करनी पड़ेगी। वीज़ा की फ़ीस पे करने के लिए आपको वंस अगेन आपको इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी स्टैंडर्ड वीज़ा प्रोसेस लगवाने के लिए 37,500 इंडियन रुपीज़ लगेगा। वो आपको 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। उसके बाद आपको अगर प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी में करना है, तो सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी किस चिड़िया का नाम है वो अगर जानना चाहते हो तो जो प्रायोरिटी होगा वो आपका 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आ जाएगा वीज़ा, और सुपर प्रायोरिटी होगा वो 48 आवर्स के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। तो उसकी भी फ़ीस अलग रहती है। सुपर प्रायोरिटी की 1 लाख के करीब रहती है और प्रायोरिटी की 85,000 के करीब रहेगी।
तो ये आपने वीज़ा फ़ीस और IHS फ़ीस दोनों ऑनलाइन पे कर दी होगी, तो आपको तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाएगी VFS के अंदर। आप कहीं पे भी रहते हो इंडिया के अंदर और कहीं पे भी पाकिस्तान बांग्लादेश में रहते हो, तो अगर आपकी नियरेस्ट जो भी VFS होगी तो VFS का वहीं से एड्रेस आपको निकाल के अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आपको मैक्सिमम 4 या 5 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। वो मिल जाने के बाद की जो प्रोसीजर रहेगी वो मैंने एक कागज़ में लिखी हुई है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको जब अपॉइंटमेंट मिली होगी तो उसके पहले अगले दिन आप एक मेक श्योर एक नोट बना लीजिए कि मेरे को कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है और मेरे को कौन से जेरोक्स या प्रिंट आउट वाले डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स अलग रखने हैं और मेक श्योर आप रहे कि आपको वहीं पे स्टेपल करना नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट्स को आपको स्टेपलर नहीं मानी है। आपको एक पेपर पिन आएगा, पेपर पिन का यूज़ करना है, क्योंकि ये गलती मैंने की थी। वहीं पे आपको खुद स्टेपल पिन निकालनी पड़ेगी, आपको पेपर पिन यूज़ करना है, जो इजीली वो लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका रहेगा बायोमेट्रिक कन्फर्मेशंस। ये बायोमेट्रिक कन्फर्मेशंस जो हमारी फिंगरप्रिंट वहाँ पे लेते हैं उसके 1000 रुपीज़ ले रहे हैं ये लोग। तो उसका पेमेंट आपको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैंने ऑनलाइन किया था। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है तो 1000 रुपीज़ आप VFS के अंदर जाके भी आप दे सकते हो। मतलब कि मैंने ऑनलाइन किया था, इसके लिए मैंने उसका एक प्रिंट आउट निकाल दिया था और वहीं पे मैंने सबमिट करवाया था। सेकंड आपका रहेगा VFS चेकलिस्ट। हम लोगों ने जो अपॉइंटमेंट ली VFS एक चेकलिस्ट और एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो एक उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। थर्ड रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म। एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा 10 या 15 पाउंड्स का 10 या 15 पेजेस का, तो वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। बाद में रहेगा एक पासपोर्ट, तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है। 5th नंबर पे आता है आपका कैश लेटर। आपका कैश लेटर में आप ओरिजिनल तो कैश लेटर नहीं होता है, पर कैश लेटर का प्रिंट आउट आप कलर प्रिंट आउट निकाल के जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कोर्स स्टार्ट डेट और कोर्स एंड डेट इजीली आपको और सामने वाले जो भी बंदा होगा उसको इजीली दिखाई दे, ऐसे ही फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। बाद में 6 नंबर पे आता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अनकंडीशनल ऑफर लेटर मतलब कि आपके कोर्स के अंदर आप जहाँ जाने वाले हो उसमें किसी भी तरह की अभी कंडीशन नहीं रही है, तो एक ऐसा अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी आपको वहीं पे देना ज़रूरी है। 7 नंबर पे आता है एकेडमिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपने 12th के बेस पे किया हो, आपने ग्रेजुएशन के बेस पे किया हो, आपने IELTS के बेस पे किया हो, या फिर आपका जो भी एकेडमिक प्रीवियस एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए उसको आप ओरिजिनल लेके जाना है। या फिर आपका कुछ भी मिस हो गया है तो आपका रिजेक्शन आ सकता है। इसके लिए मेक श्योर आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि आपका प्रीवियस एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब ओरिजिनल आपके पास है कि नहीं है। मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट सब कुछ ओरिजिनल चाहिए। अभी 8 नंबर पे आएगा रिज्यूम। रिज्यूम के अंदर आपको सब कुछ मेंशन करना रहेगा, जैसे कि मैंने 2014 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और मैंने अभी 2021 के अंदर एडमिशन लिया आफ्टर 7 ईयर। तो मुझे ये 7 ईयर का जो गैप है मैंने क्या किया, उसमें जॉब की या फिर पढ़ाई की, मैंने IELTS किया, क्या किया, वो सब आपको रिज्यूम के अंदर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ज़रिए आप वहाँ पे VFS या फिर वीज़ा ऑफिसर वो चेक करेंगे कि ये रिज्यूम के अंदर ये 7 ईयर्स के अंदर ये भाई ने क्या किया। अगर 7 ईयर्स का उसमें से कुछ भी 1 या 2 साल का आपका मिस है तो VFS के अंदर से क्रॉस वेरिफिकेशन कॉल आ सकता है। उसके दरमियान आपको, अगर आपका इंग्लिश पुअर है और आप इजीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो तो वहीं पे आप सेकंड स्टेज पे फंस जाओगे, क्योंकि आप उनको आंसर नहीं कर पाओगे और आप इजीली अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाओगे कि वो लोग कौन से एसेंट में बोलते हैं। इसके लिए हमको मेक श्योर रहना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा, उनको नई ज़रूरत है तो भी हमको वो डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। इसके लिए रिज्यूम बनाते समय आप ध्यान से रिज्यूम बनाएं, उसमें से किसी भी महीने का भी आपको
मिस ना हो जाए। और रिज्यूम बनाते समय जो भी आप अपना जॉब एक्सपीरियंस बताते हो तो उसका आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, या फिर सैलरी स्लिप होना भी ज़रूरी है, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर जो होगा जॉब के समय आपको शुरुआत में दिया जाता है तो वो होना भी ज़रूरी है। इसके लिए जो आप रिज्यूमे में लिखोगे तो फोकट में उल्टा सीधा मत लिखे। आप रिज्यूम बनाते समय अच्छे से बनाएं, और जो भी रिज्यूम के अंदर आपका पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे उसी हिसाब से आपका वर्क एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू सेट कर सकते हो। 9th नंबर पे आता है एसओपी। एसओपी के अंदर भी रिज्यूम की तरह ही आपको अपने एकेडमिक बैकग्राउंड आपका दिखाया जाएगा कि आपने 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज आए हैं, उसके बाद आपको मास्टर के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से कोर्स के लिए जाना है, आपका फैमिली बैकग्राउंड दिखाया जाएगा, आप क्यों यूके चूज़ कर रहे हो, आप किस तरह की स्टैंडर्ड लाइफ जियोगे, उस तरह का पूरा एक एसओपी के पेज पे आपका एक पूरा हिस्ट्री लिखा जाएगा। वो में भी शायद कंसल्टेंट बना के देता है, अगर नहीं बनाता है तो खुद बना लेना। एसओपी उसमें अटैच कर देना मैंडेटरी है। बाद में 10th नंबर पे आएगा टीबी सर्टिफिकेट। टीबी सर्टिफिकेट इन द सेंस मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं किया है तो आपका 110% आपका रिजेक्शन आएगा, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। क्योंकि यूके के अंदर आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, और आपकी जो भी आपका स्टेट होगा इंडिया के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं पे भी होगा, तो वहाँ पे उनकी एक ऑथोराइज हॉस्पिटल होती है। वहीं ऑथोराइज हॉस्पिटल के अंदर जाके आपको आपका टीबी सर्टिफिकेट करवाना रहता है। मैंने जब करवाया था वहीं उस टाइम पे 2000 रुपीज़ एक्सरे का था, तो आपको 3 या 4 घंटे के अंदर एक्सरे का रिपोर्ट मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल सबमिट करवाना रहता है, और मेक श्योर वो रहे कि वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 मंथ की रहती है। अगर 6 मंथ की वैलिडिटी ख़त्म हो रही है और आपने उसी टाइम पे वीज़ा फाइल लगवाई है तो वो रिजेक्शन आने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके लिए आप उसमें एक्सपायर डेट भी चेक कर लीजिए, क्योंकि एक्सपायर डेट नहीं चलेगी उसके अंदर। बाद में आपका रहेगा 11th नंबर पे बैंक सर्टिफिकेट, लोन लेटर और सैंक्शन लेटर। आपने एफडी रखी है, या फिर आपने एजुकेशन लोन ली हुई है, या फिर आपके 28 डेज़ पुराने फ़ंड है, तो वो सब का एक बैंक सर्टिफिकेट आएगा, लोन लेटर आएगा, या फिर सैंक्शन लेटर आएगा। वो ओरिजिनल होना ज़रूरी है। बैंक सर्टिफिकेट या फिर आपका लोन लेटर होगा, उसके अंदर तो आपके खुद के नाम की अकाउंट होनी चाहिए, या फिर आपके पेरेंट्स जो आपके एकेडमिक में वो सपोर्ट कर रहे हैं वो होने चाहिए। या फिर अगर आपने एजुकेशन लोन ली हुई है तो एजुकेशन लोन के अंदर जो भी बैंक में से आप एजुकेशन लोन ले रहे हो, तो वो बैंक एजुकेशन लोन के अंदर जो भी ऑथोराइज पर्सन जो सैंक्शन लेटर में साइन करेगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नाम, उसका मेल आईडी, और वो कौन सी ब्रांच में बैठता है वो, और ओरिजिनल थंब, जो बैंक का ओरिजिनल थंब है, वो इतनी डिटेल्स एक मैंडेटरी रहेगी। क्योंकि वीएफएस में से या वीज़ा ऑफिस में से अगर आपका क्रॉस वेरिफिकेशन करना है उनको, वीएफएस ऑफिसर को या फिर वीज़ा ऑफिसर को, तो वो बैंक का जो मैनेजर होगा जिसने साइन की है उसका इजीली उसको मेल करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकता है आपके फ़ंड के रिगार्डिंग। इसके लिए मेक श्योर इस वीडियो के माध्यम में आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी गलत काम ना करे, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं कि गलत आपको 2% या 2.5% के हिसाब से आपको एक लोन लेटर दे देगा, बैंक सर्टिफिकेट दे देगा, और वो आप अटैच करके आपका वीज़ा ला दूंगा ऐसा बोल के आपको फ्रॉड कर सकता है। क्योंकि ये नहीं चलता है, क्योंकि एग्जैक्टली सब जगह पे अभी यूके गवर्नमेंट एकदम स्ट्रिक्ट हो गई है, और वो अभी जो भी
वीज़ा अभी आते हैं तो उसमें से क्रॉस वेरिफिकेशन मेल बैंक की तरफ से जाता ही है, बैंक में जाता है और बैंक अप्रूवल करेगी कि हाँ ये बंदे का इतना बैलेंस अभी है हमारे पास। वो अप्रूवल होने के बाद ही आपको वीज़ा देते हैं। अगर उसमें से कुछ भी गड़बड़ कर दी कि ऐसे बंदे का कोई अकाउंट यहाँ पे चल नहीं रहा है तो आपको लाइफ टाइम के लिए यूके आना बंद हो सकता है। इसके लिए मेक श्योर रहे कि आप बैंक सर्टिफिकेट या सैंक्शन लेटर लो और आपका लोन सर्टिफिकेट लो तो उसमें से आपका जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और उसके अंदर पूरी डिटेल होनी चाहिए, बैंक का सील ओरिजिनल भी होना चाहिए। उसके बाद की जो 12th नंबर आएगा तो वो आपका आधार कार्ड रहेगा। आधार कार्ड की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती पर एक इंडियन प्रूफ के लिए हमको वहाँ पे देना ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेस पे आपको एंट्री अंदर VFS में मिलेगी। 13 नंबर पे आता है आपने डिओलिंगो दी है, 12th के माध्यम से आप गए हो या फिर आपने IELTS दी है तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको IELTS का देना पड़ेगा, वो लोग स्कैन करेंगे। बाद में 14 नंबर पे आता है फाइनेंशियल मैट्रिक्स। फाइनेंशियल मैट्रिक्स मतलब कि वो सर्टिफिकेट होता है वो जो आपका कंसल्टेंट ला के आपको देगा। तो वो आपका लोन लिया है उसमें से आपने कितनी फ़ीस यूनिवर्सिटी में पे कर दी है और आपके रिमेनिंग अमाउंट अभी कितने बाकी है उसका पूरा एक कैलकुलेशन आपको एक बॉक्स में बना के देता है। तो इजीली वीज़ा ऑफिसर वो चेक करके आप वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये बंदे के पास इतना अभी बैलेंस बाकी है, इतना उसने यूनिवर्सिटी में पे कर दिया है। तो इसके हिसाब से एक इजी प्रोसेस हो जाती है वीज़ा ऑफिसर को, तो वो आपके अंदर ज़्यादा डाउट ना करते हुए आपका वीज़ा आ सकता है। तो इसके लिए मैंने टोटल 14 पॉइंट्स बताए हैं। 14 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आप मेक श्योर रहे कि ये इसमें से एक भी पॉइंट आप मिस ना किया हो, स्किप ना किया हो और 14 पॉइंट्स आपने एक कागज़ में नोट डाउन करके आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर ले। जब भी वीज़ा VFS के अंदर अपॉइंटमेंट लेने के पहले ये पूरा वीडियो देख ले क्योंकि इसी के माध्यम से आपका वीज़ा 110% सक्सेस रेट आएगा। अगर इसमें से कुछ भी मिस किया है तो आपका रिजेक्शन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए आपका ये वीडियो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अगर कुछ भी आपको ज़रूरत है, कुछ समझ में नहीं आता है यूके एडमिशन्स के रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो या फिर जिसको ज़रूरत है ये वीडियो उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मिलता है एक नए वीडियो के अंदर, तब तक आपको सबको गुड बाय।